वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी मीन्स क्रूसीफेरी या ब्रेसिकी का श्वेत कीट रोग जो किसके द्वारा फैलता था, एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा फैला था। ठीक है, तो वो किस किस में संक्रमण कर रहा था, पत्ता गोभी, सरसों एवं मूली आदि में। तो आज हम पढ़ेंगे स्क्लेरोस्पोरा या आज हम पढ़ेंगे स्क्लेरोस्पोरा एवं बाजरे का हरित बाली रोग। तो बाजरे का हरित बाली रोग या स्क्लेरोस्पोरा किसी भी डिजीज़ को या पैथोजन को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसके क्लासिफिकेशन मीन्स उसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में उसके आवास के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसमें होने वाली उसकी लाइफ साइकिल जैसे कि उसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसकी रोकथाम के बारे में पढ़ेंगे या ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में आएगा डिवीज़न, सब डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस। तो क्लास वही होगी यूमाइकोटा, सब डिवीज़न होगा यूमाइकोटा। सब डिवीज़न सेम एज जैसे कि एल्बुगो का था वैसे इसमें भी होगा। मैस्टिगो माइकोटीना, क्लास होगी ऊमाइसिटीज, ऑर्डर होगा पेरेनोस्पोरेल्स, फैमिली होगी पेरेनोस्पोरेसी और जीनस होगा इसका स्क्लेरोस्पोरा। तो अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन डिवीज़न है यूमाइकोटा, सब डिवीज़न है मैस्टिगोमाइकोटीना, क्लास है ऊमाइसिटीज, ऑर्डर है पेरेनोस्पोरेल्स, फैमिली है पेरेनोस्पोरेसी और जीनस है स्क्लेरोस्पोरा। तो ये तो हुई इसके क्लासिफिकेशन की बात में। अब हम करेंगे इसके आवास की बात। तो आवास क्या होगा कि ये मोस्टली ग्रेमिनी कुल में इन्फेक्शन कोज करता है। तो सबसे ज़्यादा ये किस में करेगा, ग्रेमिनी कुल के पादपों में संक्रमण करने का कार्य करेगा। उसके अलावा इसकी एक स्पीसीज ऐसी होती है, वो स्पीसीज क्या करेगी, जैसे कि स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। तो स्क्लेरोस्पोरा की ग्रेमिनिकोला जो स्पीसीज है
वो बाजरे का हरित बाली रोग उत्पन्न करती है। तो इसकी अगर आवास की बात करें तो इसकी आवास कैसा होगा कि ये ग्रेमिनिकुल के पादपों में संक्रमण करता है। उसके अलावा स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला बाजरे में हरित बाली रोग उत्पन्न करता है। अब हम इसकी संरचना की अगर बात करें तो इस कवक का थैलस तंतुनुमा होता है या तंतुयुक्त होता है। यह सकोशिकी तंतुनुमा पट्टहीन मीन असेप्टेड और संकोशिकी अशाखित होता है। शाखित होता है। तो अगर हम इसकी आवास की बात करें तो ये ग्रेमिनिकुल में इन्फेक्शन कोज करता है। उसके अलावा स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला बाजरे का हरित बाली रोग उत्पन्न करता है। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो इसका थैलस तंतुनुमा होता है, पट्टहीन होता है, संकोशिकी होता है, वह शाखित प्रकार का होता है और ये अंतराकोशिकीय अवकाशों में जाकर अपना कवक जाल का निर्माण करते हैं या अपने कवक जाल का निर्माण करते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं इसके प्रजनन या रिप्रोडक्शन की। तो इसमें अलैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इट मीन्स इसमें सेक्सुअल व असेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजिया के द्वारा होता है या बीजाणुधानियों के द्वारा होता है। इन बीजाणुधानियों का निर्माण स्पोरेंजियोफोर या बीजाणुधानी धर पे होता है। तो मैंने बताया था बीजाणुधानी धर क्या होगा कि जिस पे स्पोरेंजिया का निर्माण होता है वो होता है स्पोरेंजियोफोर या बीजाणुधानी धर। तो इसमें अलैंगिक जनन बीजाणुधानियों या स्पोरेंजिया के द्वारा होता है। इन स्पोरेंजिया का निर्माण स्पोरेंजियोफोर या बीजाणुधानी धर पे होता है और ये जो स्पोरेंजियोफोर होते हैं ये स्पोरेंजियोफोर आधार से अशाखित होते हैं, जबकि दूरस्थ भागों या शीर्ष से ये शाखित होते हैं। तो इसको मैं डायग्राम की हेल्प से आपको समझा रही हूँ। ये देखो, ये है स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर मीन्स बीजाणुधानी धर। तो इन बीजाणुधानियों धर या स्पोरेंजियोफोर का आधारीय भाग अशाखित होता है वह दूरस्थ भाग शाखित होता है। ठीक है, मीन्स इसका शीर्ष भाग शाखित होगा। इसके दूरस्थ भाग पे प्रांकुर जैसी संरचनाएं पाई जाती है। ये देखो ऐसे, ठीक है, इसके दूरस्थ भाग पे प्रांकुर जैसी संरचनाएं पाई जाती है। ये प्रांकुर जैसी संरचनाएं बाद में फूल कर गुब्बारे जैसी हो जाती है या गुब्बारे नुमा हो जाती है और इन गुब्बारे नुमा संरचनाओं में केंद्रक स्थित होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसका स्पोरेंजियोफोर आधारीय भाग से अशाखित व दूरस्थ या शीर्ष भाग से शाखित प्रकार का होता है, जिसमें प्रांकुर नुमा संरचनाएं पाई जाती है। ये प्रांकुर नुमा संरचनाएं बाद में गुब्बारे नुमा हो जाती है, जिन्हें स्पोरेंजिया कहते हैं या बीजाणुधानियां कहते हैं। इन बीजाणुधानियों के अंतर्गत बहुत सारे स्पोरेंजिया पाए जाते हैं या बहुत सारे स्पोर्स पाए जाते हैं। ये है गोल गोल गुब्बारेनुमा स्पोरेंजिया। तो इन स्पोरेंजिया में बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, और इन स्पोरेंजिया में पाए जाने वाले प्रत्येक केंद्रक ये ऐसे गुब्बारेनुमा हो जाती है। ठीक है, तो इसका दूरस्थ भाग कैसे होता है, शाखित होता है और गुब्बारे नुमा होता है। तो आप देखो ये प्रांकुर जैसी संरचनाएं हैं, मीन्स अंगुली के उभार जैसी,
तो ये प्रांकुर जैसी संरचनाएं है, इसमें ये बहुकेंद्र की संरचना होती है, मीन्स इसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, ये स्पोरेंजिया कहलाती है। ये स्पोरेंजिया बाद में विकसित होकर गुब्बारे नुमा हो जाती है। इन स्पोरेंजिया में उपस्थित प्रत्येक केंद्रक के बाहर जीव द्रव्य आ जाता है, ठीक है, और जीव द्रव्य आने के कारण इस स्पोरेंजिया का विदलन हो जाता है। ये देखो ऐसे इसका विदलन हो जाता है, इसकी कोशिकीय संरचनाओं का निर्माण हो जाता है। विदलन के बाद में क्या होता है, इसमें ये जो स्पोरेंजिया होती है ये कैसी होती है, दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है। तो इन स्पोरेंजिया की साइज जब फूल के गुब्बारे नुमा हो जाती है और जब इनमें विदलन होता है तो विदलन होने पे ये संरचना कैसे हो जाती है, दीर्घ वृत्ताकार हो जाती है और इसमें प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर जीव द्रव्य पाया जाता है और इस स्पोरेंजिया की जो बाहरी सतह होती है वो चिकनी होती है। थोड़े टाइम बाद में या अनुकूल परिस्थितियों में क्या होता है, इस स्पोरेंजिया का स्फुटन होता है। स्फुटन होने से इसमें ऊस्पोर का निर्माण होता है। ये जो ऊस्पोर होता है, जूस्पोर का निर्माण होता है। ये जो जूस्पोर होता है वो कैसा होता है, मोटाइल होता है और द्विकशाभिका युक्त या बाइफ्लैजिलेट होता है। तो ये जो बीजाणुधानी होती है वो गोल दीर्घ वृत्ताकार होती है, जिसमें उपस्थित केंद्रक के चारों ओर जीव द्रव्य आ जाता है। ये जीव द्रव्य से क्या बनते हैं, जूस्पोर्स। जब ये बीजाणुधानी फटती है या अनुकूल परिस्थितियों में प्रजनन के समय ये बीजाणुधानी फटेगी तो फटने से इसमें से जूस्पोर्स मुक्त होते हैं। ये जूस्पोर्स किडनी शेप्ड होते हैं, द्विकशाभिक होते हैं, उसके अलावा ये चल प्रकृति के होते हैं और ये चलते हुए कहाँ तक आते हैं, ये चलते हुए गमन करते हुए अपने होस्ट तक आता है, अपने परपोषी की तरफ आते हैं। आने के बाद में क्या होता है, जब प्रजनन का समय होता है तब इनकी फ्लैजिला होती है वो नष्ट हो जाती है। फ्लैजिला के नष्ट होने के बाद में ये सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं या पुट्टिका का निर्माण हो जाता है। पुट्टिका ऐसी प्रतिरोधी संरचना होती है जिस पर ताप एवं दाब का प्रभाव नहीं होता है। तो इनके प्रजनन के समय इनकी फ्लैजिला लुप्त हो जाएगी और फ्लैजिला के लुप्त होने के बाद में क्या होगा, ये एक प्रतिरोधी संरचना का निर्माण कर लेते हैं जिसे सिस्ट कहते हैं। और जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तब उन अनुकूल परिस्थितियों में ये जो सिस्ट होती है ये जनन नलिका का निर्माण करती है। मीन्स इसमें से कवक तंतु निकलता है और ऐसे कवक जाल का निर्माण करता है। ये कवक जाल फिर से क्या करेगा, स्पोरेंजियोफोर बनाएगा, स्पोरेंजिया बनाएगा। ये स्पोरेंजिया विकसित होगी दीर्घवृत्ताकार स्ट्रक्चर में जिसमें केंद्रक के चारों ओर फिर से जीव द्रव्य आएगा। फिर ये इसके फटने से ये वृक्काकार जो स्पोर मुक्त होंगे जो बाइफ्लैजिलेट होते हैं। फिर उसी प्रकार इसमें से प्रजनन के समय फ्लैजिला लुप्त हो जाएगी। फिर ये सिस्ट नुमा या पुट्टिका नुमा संरचना प्रतिरोधी संरचना का निर्माण कर लेते हैं जिसकी जो बाह्य भित्ति है वो मोटी होती है। फिर से ये अंकुरित होंगे, अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर कवक जाल बनाएंगे। फिर से ये ऐसे करके इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये ओवरऑल इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर हम बात करते हैं इसके बारे में, लैंगिक जनन के बारे में। तो लैंगिक जनन क्या होता है, इसमें कैसे होता है, इसमें लैंगिक जनन विषम युग्मकी प्रकार का होता है या ऊगेमस टाइप का होता है। ऊगेमस क्या होता है, जिसके अंतर्गत मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होकर ऊस्पोर का निर्माण होता है। तो वह रिप्रोडक्शन कैसा होगा, विषम युग्मकी या ऊगेमी टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो अलैंगिक जनन विषम युग्मकी प्रकार का होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, ये कंसिडर करो कि ये है माइसीलियम। तो इसमें माइसीलियम या कवक तंतुओं से मेल व
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का निर्माण होता है। जिस प्रकार उसमें स्पोरेंजियोफोर बना था, फिर स्पोरेंजिया बनी थी, उसी प्रकार इसमें भी वैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव व फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसके आगे वाली संरचना कैसी होगी? ऐसी। तो ये है, इसको मैं ऐसे शो कर रही हूँ, ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे कहते हैं एंथ्रीडियम, ये है oogoनियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो क्या होता है, इसमें प्रजनन के समय मेल व फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पास में आते हैं। ये ऐसे। तो जो केंद्रक वाला भाग होता है ये इसे बोलते हैं ooप्लाज्म, और जो इस केंद्रक के बाहर की ओर जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं पेरीप्लाज्म। तो ooप्लाज्म कौन सा भाग होगा? वह भाग जिसमें केंद्रक पाया जाता है वह भाग ooप्लाज्म कहलाता है, और ooप्लाज्म को घेरने वाला भाग पेरीप्लाज्म कहलाता है। और ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जब प्रजनन का समय आता है तब ये दोनों कोशिकाएं पास पास आती है। पास पास आने के बाद में इनमें क्या होता है कि कंसिडर करो, ये यहाँ पे प्रजनन का समय आया और ये कोशिकाएं पास आ गई, ठीक है। तो क्या होगा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे एंथ्रीडियम कहते हैं, इस एंथ्रीडियम में भी खुद का केंद्रक होता है। इसको मैं ऐसे शो करती हूँ, ठीक है। यह है इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का खुद का केंद्रक, इसे एन से शो करती हूँ, ये है एन, ठीक है। अब देखना, जब प्रजनन का समय आता है तब एंथ्रीडियम से एक विशिष्ट प्रकार की संरचना का निर्माण होता है जिसे जनन नलिका कहते हैं। तो ये जनन नलिका पेरीप्लाज्म, ये हुआ पेरीप्लाज्म, पेरीप्लाज्म जिसे मैं पी से शो कर रही हूँ, और ये है ooप्लाज्म जिसे ओ और पी से शो कर रही हूँ, है ना। तो देखना, जब प्रजनन का समय आता है तब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मीन्स एंथ्रीडियम व ooगोनियम पास पास आते हैं। तो ये पास पास आ गए। पास पास आने के बाद में जो एंथ्रीडियम होती है उसके द्वारा जनन नलिका का निर्माण होता है। ये जनन नलिका पेरीप्लाज्म से होती हुई ooप्लाज्म को भेदती है, और ooप्लाज्म को भेदते हुए ये यहाँ पे अपना केंद्रक मुक्त कर देती है, जिससे कि एंथ्रीडियम में उपस्थित न्यूक्लियस ooगोनियम में आ जाता है और उसके साथ संलयित होके डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेता है। और ये जो खाली एंथ्रीडियम है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, और इसका केंद्रक जनन नलिका के द्वारा इसमें आने के बाद में ये स्ट्रक्चर डिप्लॉयड हो जाती है। ये स्ट्रक्चर तब तक बनी रहती है इसके अंदर जब तक कि इसका प्रकीर्णन ना हो। तो देखो यहाँ से कि जब जनन नलिका बनी तो जनन नलिका पेरीप्लाज्म को भेदते हुए ooप्लाज्म के अंदर गई। वहाँ पे जाके ooगोनियम के न्यूक्लियस के पास में अपना न्यूक्लियस इसने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में ये संरचना धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, मीन्स एंथ्रीडियम नष्ट हो जाता है, और ooगोनियम व एंथ्रीडियम का न्यूक्लियस मिल के एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का निर्माण करता है जिसे कहते हैं ooस्पोर। ये जो ooस्पोर होता है ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है और ये ooगोनियम में ही रहता है और ooगोनियम में पोषण प्राप्त करता रहता है। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तब क्या होता है कि ये जो ooस्पोर होता है ये ooस्पोर बाहर की तरफ आ जाता है
और अपने चारों ओर वॉल का निर्माण कर लेता है, ठीक है, मीन्स सिस्ट का निर्माण कर लेता है। और जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तब ये ऊस्पोर जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होके होस्ट की सेल्स पे माइसीलियम या कवक जाल का निर्माण करेगा और इस तरह इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विषमांगी या विषम युग्म की प्रकार का होता है। उसके अलावा इसमें एंट्रीडियम में एंथ्रोजोइड्स या मेल गैमेट्स का निर्माण होता है व ऊगोनियम में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऊगोनियम में एग का निर्माण होता है जो कि फीमेल गैमेट होता है। फिर क्या होता है, इनमें जनन नलिका के द्वारा एंट्रीडियम से ऊगोनियम में केंद्रक का ट्रांसफर होता है जिससे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ऊस्पोर कहलाती है। ये ऊस्पोर ऊगोनियम में ही रहता है, बाकी एंट्रीडियम नष्ट हो जाता है। नष्ट होने के बाद में डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ऊस्पोर वातावरण में मुक्त हो जाती है या उसका प्रकीर्णन हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि ये ऊस्पोर अपने अनुकूल परिस्थितियां या प्रजनन काल आने पर जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट कब होगा, जब इसे होस्ट मिलेगा। तो होस्ट की सरफेस पे ये जर्मिनेट होगा या नमी का अवशोषण करके ये जर्मिनेट होगा और एक कवक जाल का निर्माण करेगा। फिर कवक जाल फिर से एंथ्रीडियम ऊगोनियम बनाएगी। फिर ऐसे करके ये ओवरऑल लाइफ साइकिल चलता रहता है। लेकिन जैसे कि एल्ब्यूगो में जो बीजाणु धानियों का निर्माण था वो असीमित था, इसके कारण होस्ट की एपिडर्मिस फट जाती है, जबकि स्क्लेरोस्पोरा में जो स्पोरेंजिया होता है उसका निर्माण सीमित होता है। सीमित होने के कारण ये फटते नहीं है, ठीक है। और जो एल्ब्यूगो में बनने वाला जूस्पोर था वो द्विपर्तीय था, जबकि स्क्लेरोस्पोरा में बनने वाला जूस्पोर 3 परतीय होता है। इसकी बाह्य परत एपिस्पोर, उससे अंदर की परत एक्सोस्पोर व इनरमोस्ट परत एंडोस्पोर कहलाती है। यह है एंडोस्पोर, यह है एक्सोस्पोर और यह है एपिस्पोर। तो स्क्लेरोस्पोरा में बनने वाला जूस्पोर, या मैं यूं कहूं कि बनने वाली पुटिका सिस्ट, एल्ब्यूगो में बनने वाली सिस्ट के कितने पार्ट्स थे, या जो स्पोर बना था निषेचित स्पोर उसकी कितनी लेयर्स थी, 2, ठीक है, एक्सोस्पोर एंड एंडोस्पोर। जो स्क्लेरोस्पोरा में जो स्पोर बनता है उस स्पोर या जूस्पोर की जो स्ट्रक्चर होती है या सिस्ट की जो स्ट्रक्चर होती है वो 3 लेयर्ड होती है। एपिस्पोर जो सबसे बाहर की ओर होती है, एक्सोस्पोर जो उसके अंदर होती है और एंडोस्पोर सबसे अंदर होती है और उसके अंदर होता है न्यूक्लियस। और ये गहरे लाल रंग का होता है या भूरे लाल रंग का होता है, ठीक है। और इस तरह इसमें लाइफ साइकिल इसकी चलती हुई रहती है। अब देखो, अगर मैं इसके लक्षण की बात करूं तो इसके लक्षण कैसे होंगे वो देखो आप। लक्षण, सिम्टम्स, तो सिम्टम्स पढ़े कि इसके लक्षण पत्तियों व पुष्पकर्मों पे देखने को मिलते हैं। तो जो स्क्लेरोस्पोरा का जो इन्फेक्शन होता है या स्क्लेरोस्पोरा फंजाई का जो संक्रमण होता है वो संक्रमण के जो लक्षण होते हैं वो उसकी पत्तियों व पुष्पकर्मों पे देखने को मिलते हैं। इसके द्वारा 2 प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं, मृदुलासिता
जिसे कहते हैं डाउनी मिल्ड्यू और हरित बाली रोग। तो मृदुलासिता में क्या होता है कि इसमें जो ग्रेमिनी की प्लांट्स होते हैं उनकी जो पत्तियां होती है, उन पत्तियों की जो निचली सरफेस होती है, उन पत्तियों की निचली सरफेस पे सफेद रोमिल संरचनाएं पाई जाती है या सफेद रोमिल संरचनाएं देखने को मिलती है। किसमें? मृदुलासिता रोग के लक्षण क्या है? जो स्क्लेरोस्पोरा फैलाता है उसमें क्या होता है कि जो पोएसी या ग्रेमिनिकुल के पादप है उनकी पत्तियों के नीचे सफेद रोमिल संरचनाएं पाई जाती है। इस कारण इसे मृदुलासिता रोग भी कहते हैं। और पत्तियों की जो ऊपरी सरफेस होती है उस पे पीले भूरे रंग की धारियां दिखाई देती है। फिर आता है हरित बाली रोग। हरित बाली रोग में क्या होता है कि जो बाजरे की बाली होती है उस बाजरे की बाली में स्पाइकलेट्स के स्थान पे पत्तियां निकल जाती है या ये संरचना पूरी पत्तियों युक्त हो जाती है। हरित बाली रोग में क्या होगा कि जो बाजरे की बाली होती है वो पूरी तरह से हरी हो जाती है और इसमें पाई जाने वाली स्पाइकलेट्स मीन्स एंड्रोशियम और गाइनोशियम, उमंग और जायांग दोनों ही पत्तियों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और ये पूरा पत्ती युक्त बाली दिखाई देती है या लीफी ईयर दिखाई देती है, जिस कारण से इसे हरित बाली रोग भी कहते हैं। इस प्रकार की बाली स्टेराइल होती है या बंधे होती है। बंधे, स्टेराइल मीन्स बंधे। तो इस प्रकार की बाली में बीज नहीं पाए जाते, ये लीफी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, लीव्स निकली हुई होती है जिसके कारण ये हरे रंग की दिखाई देती है और ये बंधे प्रकार की बाली होती है। अब हम बात करते हैं कि इसमें हरित बाली रोग कौन फैलाता है। तो मैंने बताया था स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला बाजरे के अंदर हरित बाली रोग फैलाता है और इसका भौगोलिक वितरण कहाँ होता है? मोस्टली राजस्थान, भारत में राजस्थान व महाराष्ट्र में हरित बाली रोग ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके अलावा अपन इसकी बात करें कि इसकी रोकथाम या उपचार की बात करें, जैसे कि उपचार व रोकथाम, तो प्लांट्स में क्रॉप रोटेशन या सस्यावर्तन जिसे क्रॉप रोटेशन भी कहते हैं। तो फर्स्ट तो क्या है कि हरित बाली या मृदुलासिता रोग को रोकने के लिए प्लांट्स में सस्यावर्तन की प्रोसेस की जाए, मीन्स क्रॉप रोटेशन की जाए, अर्थात 6 महीने तक बाजरे के स्थान पे कोई दूसरी फसल उगाई जाए। सेकंड, जो इन्फेक्टेड प्लांट्स या संक्रमित पादप होते हैं उनको नष्ट कर दिया जाए। थर्ड, उसमें कवकनाशियों या फंजीसाइड्स का छिड़काव किया जाए और उसके अलावा फंजाई से रेसिस्टेंट स्पीसीज वहाँ पे उगाई जाए और वहाँ की ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर लिया जाए, तो भी ये रोग से मुक्ति मिल सकती है। इसमें बस इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट डिजीज शुरू करवाऊंगी। थैंक यू।